नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल जनवरी में बज जाएगा। जनवरी में ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और जनवरी के अंत तक चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि निकाय चुनाव को लेकर कौन सा दल कितना तैयार है और इसका क्या कुछ असर रहने वाला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। निकाय चुनाव की बारी, किसकी क्या तैयारी? बीजेपी में मंथन, कांग्रेस का क्या है प्लान? विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी है शहर की सरकार चुनने की। हरियाणा में लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव को लेकर आखिरकार अब जल्द ही तारीख मुकम्मल होने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने जनवरी की शुरुआत में ही चुनाव की घोषणा करने और 3 फरवरी तक चुनाव पूरा करवाने का दावा किया है। वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। हरियाणा बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर मेगा प्लानिंग कर रही है। बीजेपी ने निकाय चुनाव के दावेदारों को एक टास्क देने के साथ चुनाव में जीत की प्लानिंग भी कर ली है। निकाय चुनाव के लिए जो हमारे सदस्यता अभियान है, इसी की ताकत पर हम निकाय चुनाव को का काम करेंगे और पार्टी मजबूती के साथ जो 53 दिन की सरकार की मैंने बात की उसकी ओर हम बढ़े। शपथ के बाद से ही सीएम नायब सैनी कई बार नगर निकायों को लेकर बैठक कर चुके हैं। शहरों में व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर सीएम अधिकारियों को भी सख्त हिदायत दे चुके हैं। इससे बीजेपी को चुनाव में फायदा मिल सकता है। विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत भी निकाय चुनाव में बीजेपी की मजबूती का बड़ा फैक्टर होगा। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की अभी कोई युद्ध स्तर की तैयारी देखने को नहीं मिल रही। कांग्रेस अभी भी विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन में उलझी हुई है। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर अभी तक कांग्रेस में बड़े लेवल पर कोई मंथन नहीं हुआ। हालांकि विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ने से कांग्रेस को निकाय चुनावों में फायदा मिल सकता है। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की कांग्रेस के मुकाबले अच्छी पकड़ है। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का शहरी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन रहा। दोनों चुनाव के आंकड़ों को देखते हुए निकाय चुनाव में बीजेपी इसको फायदे के रूप में देख रही है। वहीं इससे पहले 3 नगर निगमों अम्बाला सिटी, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम के चुनावों में बीजेपी को झटका लग चुका है। बहरहाल हरियाणा में 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद, 23 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इन चुनाव में किस पार्टी का कितना दबदबा रहता है और कौन शहर की सरकार बना पाता है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, निकाय चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेश रोड, प्रवक्ता कांग्रेस, ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो, राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से होगी। चौहान साहब, क्या कुछ तैयारी बीजेपी की निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, पार्टी का जो संगठन तंत्र है, चुनाव संगठन लड़ता है, चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव विचारधारा के आधार पर लड़ा जाता है, कार्यक्रमों और नीतियों के आधार पर लड़ा जाता है। इसलिए हम अक्सर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हम चुनाव के लिए नित्य निरंतर तैयार ही रहते हैं। हमारा संगठन का जो ढांचा है, हमारे कार्यकर्ता का मन मूड चुनाव को प्रजातांत्रिक व्यवस्था के पर्व के रूप में मनाता है, मानता है। तो भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए, जो कि काफी समय से लंबित हैं, उनके लिए पूरी तरह से तैयार है। हम पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती से हरियाणा के शहरी मतदाताओं के पास शहरी सरकारों के चुनाव के लिए जाएंगे और उनसे कहेंगे कि साहब, दिल्ली में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपने अपनी सरकार चुनी है लगातार 3री बार, और अब ये जो स्थानीय निकाय है, जो आपकी स्थानीय सरकार है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की हो, कमल के निशान वाली हो, भारतीय जनता पार्टी के विचार वाली हो, तो एक तरह से यूं कहिए कि तीनों इंजन वो एक दिशा में खींचें विकास की गाड़ी को। हम नागरिकों से, शहरी मतदाताओं से यही अनुरोध करेंगे और हमको विश्वास है कि हम जहां जहां चुनाव में हमको जाना है आने वाले दिनों में, हम उन सारे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का परचम वो लहराएंगे, ताकि शहरी क्षेत्रों का विकास, उसका कार्य वो और समीचीन ढंग से, सम्यक तरीके से
सिंक्रोनाइज तरीके से वो आगे बढ़ सके। ठीक है। तो हम हर प्रकार से तैयार हैं और हमारे विरोधी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे विरोधियों के पास न कहीं संगठन है, न विचारधारा है और न ही कोई ऐसे कार्यक्रम है जिनके आधार पर वे मतदाता को समझा सकें, बुझा सकें, रिझा सकें, अपनी ओर आकर्षित कर सकें। हमारे विरोधियों की तो हालत ये है कि उनके नेता, उनके छोटे बड़े नेता सब के सब इन दिनों लट्ठम लट्ठा मोड में है। हरियाणा में जो प्रमुख विपक्षी दल आपके सामने कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी का जो नजारा सिनेरियो है आज का, नवीनतम आपने उसका एहसास, उसकी अनुभूति ले ही ली होगी। कांग्रेस पार्टी के एक कैंडिडेट असंध के जो रहे विधायक भी यहाँ से रहे, वो अपनी पार्टी के प्रभारी, अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल जांच की मांग कर रहे हैं गोगी, ठीक कह रहे हैं आप। रोड साहब, बीजेपी विधानसभा जीत के बाद ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की बात कर रही है, शहरी सरकार बनाने का दावा कर रही है। आप लोग 2 महीने गुजर चुके हैं, हार के सदमे से नहीं निकले हैं। क्या निकाय चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा मंथन करेंगे? क्या कुछ डिसाइड किया गया है? सिंबल पर लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? ज्योति जी, 2-3 दिन पहले जो कांग्रेस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई, उसमें हरियाणा विधानसभा में अप्रत्याशित हार के बारे में भी गहरा मंथन हुआ और जीते गए या हारे गए सभी प्रत्याशियों से उनका फीडबैक भी लिया गया, जिसमें जो हमारे साथी वीरेंद्र चौहान जी ने जिक्र किया आसंद के हमारे प्रत्याशी श्री शमशेर सिंह गोगी जी भी, जिसको जो बात कहनी थी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे वहां कही। अधिकतर हारे हुए प्रत्याशियों ने और इवन जीते हुए प्रत्याशियों ने भी ईवीएम की मर्यादा लांघने की समस्या के ऊपर बात उठाई। आपने जो मेरे से पूछा क्या स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कोई तैयारी है, इस बारे में भी उस दिन जोर शोर से चर्चा हुई तो लोगों ने यही कहा कि अगर ईवीएम के ऊपर ही स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे तो विधानसभा की तरह ही रिजल्ट आएगा। ये बात भी सामने आई है। तो बाइकआउट करेंगे फिर? दिल्ली में भी चुनाव होंगे, अभी आगे भी राज्यों में चुनाव होंगे, आप जानते हैं। इस बैठक में यह चर्चा हुई कि बैलेट पेपर पर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की बात चुनाव आयोग और सरकार से की जाए प्रमुखता से, ताकि पता लगे कि जो विधानसभा में बीजेपी ने सरकार बनाई वो 2 महीने के बाद कैसे गायब हो गया, अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का संगठन भी अब जैसे ईवीएम से अलग हार के मेरे द्वारा, आपके द्वारा या तीसरे किसी भी व्यक्ति के द्वारा जैसे बताए जाते हैं कि यह कारण भी हो सकता है, हमारा संगठन जो काफी समय से लंबित था वो भी फरवरी माह में या जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में आपको नजर आएगा। तो पार्टी संगठन भी जल्दी बनाने जा रही है और स्थानीय निकाय चुनाव अगर हमारी चली तो बैलेट पेपर पर, अगर सरकार और चुनाव आयोग ने ना सुनी तो भी हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। नहीं, सिंबल पर लड़ेंगे क्या? देखिए, ये तो आप लोग किंतु परंतु की जो बातें कहते हैं ना, आप लोग पता नहीं खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों को भी कर देते हैं। आप लोग बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो ही लड़ेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं आप साफ साफ? अगर बैलेट पेपर पर नहीं होंगे तो नहीं लड़ेंगे, सिंबल पर तभी लड़ेंगे जब बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, निकाय चुनाव, ये कह रहे हैं हम? नहीं, इस विषय में 15 तारीख को दोबारा बैठक है। मैंने आपने कहा कि आपका क्या मंथन हुआ, हमने अभी तक जो हमारी चर्चा हुई, मैंने ईमानदारी से वो चर्चा आपके सामने रख दी, आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों से शेयर कर ली वो बात कि हम देखिए, जब लोकतांत्रिक तरीके से कोई बैठक होती है तो उसमें हर व्यक्ति का अपना अपना एक नजरिया होता है। मैंने ये शब्द यूज किया कि अधिकतम कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशियों ने भी ईवीएम की मर्यादा लांघने की समस्या को उठाया और पार्टी से कहा कि आपके पास इसका क्या इंतजाम है। तो पार्टी चुनाव आयोग के पास जा सकती है या माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है, सरकार में तो कुछ करना नहीं। हम उसको प्रमुखता से कर रहे हैं और आगामी बैठक हमारी शायद 15 तारीख को फिर है इस विषय में। आएंगे चौहान साहब, में पहला जवाब सभी से ले रही हूँ मैं। ओंकार जी, आप लोग तो सिंबल पर ही लड़ रहे होंगे निकाय चुनाव की मैं बात करूं, क्या तैयारी है? चूंकि विधायक तो 2 ही चुनकर आए हैं आप लोगों के, अभय भी हार गए इस बार। ज्योति जी,
देखिए, जनता जो निर्णय देती है उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं मानता हूं हमारे 2 विधायक चुन के आए, लेकिन मसला यहां आता है कि क्या वो विधायक जनता की प्रत्येक समस्या पर रिएक्ट कर रहे हैं। इस बारे में जनता को भी संतुष्टि है, हमारे को भी संतुष्टि है। और मैं बताना चाहूंगा, इंडियन नेशनल लोकदल हर बार स्थानीय निकाय चुनाव लड़ती है, सिंबल पर लड़ती है। इस बार सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे हाईकमान का फैसला है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है, हम स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि स्थानीय निकाय की परिस्थिति ऐसी है कि एक वार्ड का प्रतिनिधि ही बता सकता है कि वार्ड में समस्या क्या है, गली कहां टूटी हुई है, नाली कहां नहीं है, स्ट्रीट लाइट कहां नहीं है, आवारा पशु कहां घूम रहे हैं, सफाई व्यवस्था क्या है, ये वार्ड प्रतिनिधि ही बता सकता है। अब देखिए, मैं अंबाला कैंट की बात करूंगा। यहाँ सितंबर 2019 में नगर परिषद बनी थी, नगर निगम बदल गए। 1 वर्ष के अंदर अंदर संवैधानिक प्रावधान है कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन आज 4 वर्ष बीत चुके हैं। अब हम शुक्र करेंगे कि चुनाव हो, क्योंकि वार्ड प्रतिनिधि भी चाहते हैं। 2013 में चुनाव हुए थे अंबाला कैंट में, आज 2024 आ गया, 11 साल हो गए, हमारे वार्ड प्रतिनिधि नहीं है। हम कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वार्ड के चुनाव हो, ताकि जनता को अपना मनपसंद प्रतिनिधि मिले। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो वार्ड के चुनाव होते हैं ना, ये ज्यादातर व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी, अपनी स्थिति पर निर्भर करते हैं कि उसकी मार्केट में क्या पोजीशन है, जो व्यक्ति वार्ड के प्रतिनिधि के तौर पर खड़ा होता है। तो आप देखना, इंडियन नेशनल लोकदल बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट लेके आएगी, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और हमारे हक में आएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है, जो पार्टी भी मैं विदु रावल जी को सुन रहा था, ये कर दे ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, ऊपर भी इनकी नीचे भी इनकी। भाई ट्रिपल इंजन की 10 साल से चल रही है। जी विजेंद्र चौधरी, सॉरी, पिछले 10 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार ही तो चल रही है। और कितना जनता को बरगलाओगे? जनता ये देखना चाहती है। इस बार जो विधानसभा में तीसरी बार सरकार बनी, मैं बार बार हर एक चैनल पर कहता हूं, ये सरकार बहुत कुछ कांग्रेस की गलतियों के करके आई है। अगर कांग्रेस गलतियां ना करती तो प्रदेश में जो हवा थी हमारी नहीं थी, इंडियन नेशनल लोकदल की नहीं थी। प्रदेश में हवा कांग्रेस की थी, सरकार बीजेपी की बन गई। ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल सरकार है। और आज जब स्थानीय निकाय के चुनाव हो गए, इतना क्लियर मैंडेट मिला है, क्या बात कर पानी हो जाएगा कि कौन व्यक्ति कितने पानी। एक्सीडेंटल सरकार कैसे बोल रहे हैं आप लोगों की गलतियों से तो 2 बार कांग्रेस की सरकार भी बनी, फिर 2 बार बीजेपी की बनी। बीजेपी ने तो इतिहास ही रच दिया। इस बार क्लियर मैंडेट मिला है और बीजेपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन अब तक का। ये कैसे एक्सीडेंटल हो सकता है? चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जादव जी से भी एक प्रश्न कर लूं, उसके बाद चौहान जी आपका रुख करेंगे। ओंकार जी अगले उत्तर में बताइएगा। जादव जी, बीजेपी की हम बात करें, क्योंकि 5 साल अगर कोई भी चुनाव हो जाता है, 5 साल ना कहें, हम पूरा साल ही लोग इलेक्शन मोड पर रहते हैं। निकाय चुनाव को लेकर इनका बहुत क्लियर है कि सिंबल पर ही लड़ना है, तैयारी भी लगातार कर रहे हैं। और क्योंकि शहर वाला वो इलाका, शहरी वोटर बीजेपी का माना जाता है कि बीजेपी से जुड़ाव रहता है, तो आप मान रहे हैं कि बीजेपी दूसरे दलों से कहीं आगे है निकाय चुनाव को लेकर? लगातार ही रखती है। जब वो विपक्ष में भी रही तब भी उनका संगठन का जो कोर्स है वो पूरा मिलता था, होमवर्क पूरा मिलता था। चाहे वो सेंट्रल की पावर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल की पावर में नहीं थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को तो पूरी व्यवस्थित तरीके से रखती है, जिसमें सब तक इकाइयां होती है, सब सक्रिय रहती है। और वो उस समय जब विपक्ष में रहती थी तो विपक्ष की भूमिका भी मजबूती के साथ उठाती। और लोग उस समय ये कहा करते थे कि विपक्ष की मजबूत भूमिका तो भारतीय जनता पार्टी निभाती है और कांग्रेस जो है सत्ता में रहकर ही काम कर पाती है। तो इस तरह के मुहावरे चलते थे। अब कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए, मैं समझता हूं कि अपने जो है आप प्रतिद्वंदी से ही सीख लीजिए। प्रतिद्वंदी को सीख के भी लोग तय करते हैं कि हमें आगे कैसे निकलना है। तो वो उस तरह से अब शहरी, ये तो है कि भारतीय जनता पार्टी शहरी आधार वाली पार्टी मानी जाती थी। कांग्रेस का ये माना जाता था कि उनका ग्रामीण क्षेत्र में भी है और शहरी क्षेत्र में भी है, या दूसरे क्षेत्रीय दल है उनका ये माना जाता था कि ये ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी ही है। जैसे कि पंजाब में अकाली दल को ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी माना जाता था और वो भारतीय जनता पार्टी उनकी जो पार्टनर होती थी वो शहरी क्षेत्र की पार्टी मानी जाती थी। और कई बार वो उनको जो है शहरी क्षेत्र में जहां चुनावी सफलता मिलती थी अकाली दल को, तो वो कहते थे कि अब हमारा आधार जो है शहरी क्षेत्र में भी हमारी स्वीकार्यता बढ़ रही है। तो अब ये है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, अगर निकाय चुनाव, वो जो है ये अपने ईवीएम के गम में ही डूबी रहेगी क्या कांग्रेस के? उनको थोड़ा अपना उत्साह पैदा करना चाहिए और तीसरे इंजन की जो है लड़ाई में शामिल होना चाहिए मजबूती के साथ। लेकिन अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। वो तो अभी तक लगातार फैक्ट फाइंडिंग ही चल रही है।
मेरे ख्याल से अब 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं, हो चुके हैं, तो फैक्ट फाइंडिंग का काम तो लगभग जो है पूरा हो ही जाना चाहिए। और लोकल बॉडी के चुनाव हैं, वो बहुत निचले स्तर तक भूमिका निभाते हैं। वो नीचे की सरकार है, वो उसका लोकल बॉडीज का गठन ही इसलिए किया गया कि नीचे के जनता के जुड़े हुए तमाम काम जो गली मोहल्ले के लेवल तक होते हैं वो सारे ठीक से हो और लोगों का जीवन बहुत आसान रहे। तो अब उनको ये तैयारी करना चाहिए, उससे जड़ें पैदा होती है। जब वो निकाय चुनाव में उतरेंगे तो जड़ें पैदा होंगी आगे के लिए। चौहान साहब को कुछ कहना है? साथ ही आपने सुना रोड जी ये कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो अभी तक ये स्पष्ट है कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी सिंबल पर। देखिए, 2-3 चीजें छोटी छोटी मैं कहूंगा। एक, कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग का नाम लेकर फैक्ट फाइंडिंग के बहाने से दरअसल इन फाइटिंग के जरिए एक दूसरे को निपटाने में इनके नेता लगे हुए हैं। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति ये है, कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं हो रही। ईवीएम केवल बहाना है, असल में तो जो भीतर चल रहा है वो एक दूसरे को निपटाने का इनका कार्यक्रम चल रहा है। और जब तक कांग्रेस पार्टी में यह सिलसिला चलता रहेगा, हम कांग्रेस पार्टी को कोई बड़ी चुनौती के रूप में, प्रतिपक्षी दल के रूप में नहीं देखते। अर्बन सेंटर्स में, शहरी स्थानीय निकायों में इंडियन नेशनल लोकदल कोई खिलाड़ी नहीं है, उनकी कोई लंबी चौड़ी आधार भूमि वहां नहीं है। ये बात अप्रत्यक्ष रूप से ही सही इनेलो के प्रवक्ता ने स्वीकार कर लिया। मतलब पार्टी का चुनाव नहीं होता शहरी स्थानीय निकाय में, वो तो व्यक्ति का होता है, क्योंकि पार्टी के पल्ले है नहीं कुछ, पार्टी का कहीं आधार नहीं है शहरी क्षेत्रों में, गांवों में भी नहीं बचा। तो इसलिए अब वो कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों के व्यक्तित्वों के आधार पर वो कोई जादू करने का सपना देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उनका अधिकार है, मैं उस पर सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि शहरी स्थानीय निकाय में कांग्रेस बनाम भाजपा ही होगा और कांग्रेस एक दूसरे को निपटाने की जो उनके यहां मुहिम चल रही है उसमें जैसे अब तक उलझी हुई है, मुझे नहीं लगता कि आसानी से उसमें से कहीं निकल कर आएगी। रही बात ईवीएम की, तो रोड साहब आप कहां सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं? जा तो आए सुप्रीम कोर्ट, हमारे विरोधी ईवीएम का रोना रोते हुए जाकर आए हैं। और अभी महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा लगाया है ईवीएम के चरित्र पर सवाल उठाने वालों पर, के राजनीतिक तमाचा उनके गाल पर जड़ा है, ये कहते हुए कि ईवीएम को कोसना बंद करिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर कही है। ये लोग कहते हैं कि हम चुनाव आयोग के पास फिर से जाएंगे। साहब, चुनाव आयोग ने आपको एक थब्बा दस्तावेजों का थमाकर आईना दिखाया है कि आप, आपके विधायक, आपके नेता जिस तरह की शिकायतें कर रहे हैं उनमें कहीं कोई दम नहीं है। और दम तो साहब उस बात में भी नहीं रहा जिसका आधार बनाकर आप ईवीएम का रोना रो रहे हैं। एक कोई मैसेज कहीं से अर्जी फर्जी आया, पहले इन्होंने कहा कि वो इनके प्रभारी के पास आया था, इनके कुछ नेताओं ने कहा कि प्रभारी बीमार थे, वो रख के बैठे हुए थे। बाद में प्रभारी जी की नींद कई दिन बाद खुली, उन्होंने कहा कि साहब मैंने तो पहले ही दिन अध्यक्ष को भेज दिया था। और आज की ताजा खबर आपने सुन ही ली, उस पर हम उसका मैं संकेत भी कर गया कि इनके कैंडिडेट पूर्व विधायक ये कह रहे हैं कि इनके अध्यक्ष की जांच हो जानी चाहिए, इनके प्रभारी की जांच हो जानी चाहिए। अब जांच हम तो करने से रहे, भाजपा को तो ये देंगे नहीं, किसी और एजेंसी पर इनको भरोसा है नहीं, तो जांच लगता है इटली वाली जो ताई जी हैं वो इटली की किसी एजेंसी से करवाना चाहेंगी। अरे किसकी जांच कौन करेगा साहब? क्या तमाशा कर रहे हो? क्या मजाक उड़ा रहे हो आप? हिंदुस्तान के और खास तौर पर हरियाणा के मतदाता द्वारा दिए गए स्पष्ट जनादेश, जो जनादेश 2014 से भी बेहतर और साफ सुथरा जनादेश है, उस जनादेश पर आप सवाल जब उठाते हो तो मैं ये कहता हूं आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो, क्योंकि आप मतदाता के मन, मूड और उसके निर्णय का निरादर करते हो। अंतिम बात इसमें ये जोड़ूंगा कि हरियाणा की राजनीति का जुग्राफिया और हरियाणा की राजनीति का मुहावरा, जनाधार के गणित अब बिल्कुल बदल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब यह नहीं कहा जा सकता कि वो केवल शहरों की पार्टी है। हाँ। शहरों में हमारा बेहतरीन आधार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रही है हरियाणा में, या उसने 14 में भी बनाई थी, तो हमारे विधायक ग्रामीण हरियाणा से, ग्राम्य हरियाणा से भी चुनकर आए थे। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी जोरदार समर्थन
और वोट मिलता है तभी हम सरकार बना पाते हैं। हरियाणा तो गांव में ही रव है, हरियाणा तो है ही ग्राम्य, तो हम गांव और शहर दोनों में ठीक प्रभावशाली आधार रखते हैं। हमने उसको मेंटेन भी किया है, थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर राजनीति में चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव को लड़ेगी और वहां पर पार्टी का परचम आप लहराता हुआ देखेंगे। सुरेश जी, हमारे विपक्षी अपनी लड़ाई में ही उलझे हुए आपको नजर बिल्कुल आएंगे। अपनी लड़ाई आज में की भी तरह उलझे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, बदलाव कोई आने दोराई वाले नहीं है कुछ दिनों में इसमें। आने वाला नहीं है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली से लगता है और शहरी चुनाव होने हैं, उसके ठीक बाद अभी जो कि कोर्ट की ओर से भी कहा गया कि सरकार का भी दावा है, तो ठीक बाद दिल्ली चुनाव भी होने हैं, जहां आम आदमी पार्टी ये साफ कर चुकी है आप लोगों से मिलकर नहीं लड़ेगी। तो आप नहीं मानते हैं कि यहाँ जो प्रदर्शन होगा वहां दिल्ली में भी असर होगा उसका, यहाँ की शहरी सरकार का? जी देखिए, असर तो जरूर कहीं ना कहीं होता ही है। जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस की सरकारें बनती तो इसी साल आने वाले 25 में लोकसभा में शायद कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। राजेंद्र जी जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं, मीडिया के जो लोग हैं, तो सभी बोलते हैं कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू कुछ नया खेल करते, वहां उनकी नाक में दम है। और बीजेपी में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी परेशान है, आप किसी से भी पूछ के देख लीजिएगा। दूसरी बात, मेरे साथी ने बड़ा भाषण झाड़ा ईवीएम के ऊपर। मैं बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में तो बैलेट पेपर के ऊपर भी भारतीय जनता भाषण नहीं, तथ्यों पर बात की है, तथ्यों पर बात की बैलेट है। पेपर के आपकी धज्जियां सुप्रीम कोर्ट ने भी उड़ाई है, आपकी धज्जियां आप चुनाव आयोग ने भी उड़ाई है। शांति का बात, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला। तथ्यों को तो स्वीकार कर लो शांति से, ये तथ्य बता रहा हूँ, शांति से तथ्यों को स्वीकार कर लीजिए, बिना तथ्य बता रहा हूँ। हाथ जोड़ के। ज्योति जी देखिए, मैं बीच में नहीं बोला, ऐसे कोई फायदा नहीं डिबेट का। ठीक है, चंडीगढ़ का आप कह रहे हैं वहां अदालत के रास्ते ही चुनाव परिणाम पलट गया था, बहुत बार चर्चा हो चुकी है इस पर। मैं चंडीगढ़ का भी बता रहा हूँ कि चंडीगढ़ तो एक सिटी है, सिटी ब्यूटीफुल बोलते हैं चंडीगढ़ को, और उस चंडीगढ़ में भी ईवीएम छोड़ो, बैलेट पेपर के ऊपर भी बना दिया इन्होंने मेयर। हम तो ईवीएम का रोना रो रहे हैं, ये तो बैलेट पेपर के भी तो क्या करेंगे? पार्टी राजनीति छोड़ रही है क्या तंत्र में? ठीक है, चौहान साहब सुनिए, तो चौहान साहब समय कम है, आधे घंटे की डिबेट कर रहे हैं आज हम। ठीक है, आप जो भी हुआ चंडीगढ़ में, उसके बाद अदालत ने जो भी था वो जस्टिस मिल गया था, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आप लोगों को ना ईवीएम पर यकीन है ना बैलेट पेपर पर यकीन है, तो क्या कांग्रेस फिर राजनीति छोड़ रही है? राजनीतिक दल संन्यास ले रहे, फिर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? ईवीएम पर भी यकीन नहीं है, बैलेट पेपर पर भी यकीन नहीं है, तो जीत कैसे जाते हैं कहीं भी? हालांकि अभी तो रिसेंट आप लोगों को जीत नहीं मिल रही कहीं भी, लेकिन फिर यकीन ही नहीं है तो कैसे चुनावी मैदान में आएगी पार्टी? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं ज्योति जी? सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में गलत ऑर्डर दिया, आप ये कह रहे हो? अरे तो सरेआम सारे देश में देखा है। नहीं, मैं चंडीगढ़ वाला तो कह ही नहीं रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ वहां तो हो गया ना न्याय, ठीक है, मैं तो खुद ही कह रही हूँ परिणाम पलट दिया गया ना, परिणाम बदल गया ना, वो हुआ, वो सबके सामने था, वो कैमरे में था, उस पर सवाल भी बहुत उठ चुके हैं उस वक्त। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ, यकीन ही अगर तंत्र पर नहीं कर रहे हैं तो चुनाव कैसे लड़ेंगे फिर आने वाले दिनों में? हम वही कह रहे हैं कि हम इस सरकार को जन आंदोलन से चलता करेंगे। हमारी देश को आजाद कराने की प्राथमिकता थी कभी, आज देश में लोकतंत्र को बचा कर रखने की द्वारा प्राथमिकता है, और ये जनता की कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है। इसी के ऊपर तो मंथन चल रहा है कि हम क्या करें, कैसे करें। इस देश की आजादी को बरकरार रखना हमारा दायित्व भी है और हमारा धर्म भी है, और इसको रखेंगे। और जो बात मेरे साथी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की बात को नकार दिया, क्या चंडीगढ़ में भी नकारा है? एक चीज जो साबित होगी, क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को नकारा है? राहुल गांधी जी ने कहा था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से साबित होगा नरेंद्र मोदी ने चुनाव में चंदे का में घोटाला किया है, वो सामने आया ना आपके। आप किसी भी चीज को जब स्वीकार नहीं करते तो हमारी क्या गलती है बताइएगा? सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मानते, चुनाव आयोग को आपने तंबू बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति की कमेटी के 3 सदस्य होते थे, लेकिन उनको निकाल के आपने प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल का एक मंत्री ले लिया नेता विपक्ष के साथ। तो इस निराशा के साथ तो कैसे निकाय चुनाव लड़ेंगे आप लोग? ओंकार जी, क्योंकि एक समय था जब इनेलो किसान कमेटी की पार्टी मानी जाती थी, ग्रामीण इलाके में मजबूत होती थी,
और अभी फैक्चुअली पूरी तरह से करेक्ट भी है, चौहान साहब भी कह रहे हैं कि अब तो ग्रामीण इलाके में भी आप लोग कहीं नहीं है, और ये एक वजह है कि आप उम्मीदवार या जो भी व्यक्ति होगा उसकी छवि पर ही डिपेंड करता है कौन जीते कौन हारे, इस बात का आप बहाना बना रहे हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता। ओंकार जी हैं क्या फोन लाइन पर? ज्योति जी बोलिए। चौहान साहब ये डिसाइड कर लेंगे कौन सी पार्टी है कौन सी नहीं है। लोकतंत्र है, जनता ने हमें नहीं स्वीकार किया विधानसभा चुनाव में, तो कौन सी बड़ी बात है? जनता ने डिसाइड किया। ये वही बीजेपी है जिसकी 2009 में 2 सीट थी। जनता के निर्णय बदलते रहते हैं, हम जनता के निर्णय को स्वीकार कर रहे हैं। और आप अभी मेरे बात पर किंतु परंतु कर रहे थे, मैंने कहा एक्सीडेंटल। आप ही देखिए, अगर कांग्रेस अपने कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट ना खड़ा करती, अगर कांग्रेस की नीतियां ठीक रहती, तो पूरे प्रदेश का प्रत्येक चैनल ये कह रहा था कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अब कांग्रेस ईवीएम को प्रश्न उठा रही है। मैं कोई ईवीएम को क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठा रही है तो कांग्रेस को ईवीएम के चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, बहुत से छोटे दल कांग्रेस का साथ देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ईवीएम से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आज आम जन भी शंका की निगाह से देखता है, उसको शक की निगाह से देखता है। लोकतंत्र की प्रक्रिया में जब तक लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव की व्यवस्था बेदाग और बिना किसी शक के नहीं होगी, लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा। आज प्रत्येक स्थान पर चाहे कोई सच है चाहे झूठ है, ईवीएम के ऊपर उंगली तो उठाई जाती है। और कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता रहे हैं, मैं भी कोई क्लीन चिट नहीं आम लोग अगर शंका की नजर से देखेंगे ओंकार जी, तो देश में जन आंदोलन हो जाएगा, वोट परसेंट गिरेगा, बहुत बुरा गिरेगा। आप जानते हैं, अगर लोग यकीन नहीं करेंगे ईवीएम पर। चौहान साहब समय नहीं आगे, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। चर्चा हमने निकाय चुनाव को लेकर की, जिस तरह की हलचल हो रही है और जिस तरह के दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।